क्योंकि साहित्य का रुझान परिवर्तन किसी एक तिथि की घटना नहीं है। यदि प्रवृत्ति को ही आधार बनाए तो देखा जा गया है कि जब साहित्य में एक प्रकार की प्रवृत्ति गतिशील होती है तो उसके समानांतर कभी-कभी प्रतिरोधी प्रवृत्ति भी गतिशील होती है। प्रवृत्ति यानी क्या? विशेषता, उसकी जो स्पेशलिटी है। यदि प्रवृत्ति के आधार बनाकर अगर हम काल विभाजन करते हैं तो साहित्य में एक प्रकार की प्रवृत्ति गतिशील होती है, उसके समानांतर कभी-कभी उसकी प्रतिरोधी प्रवृत्ति भी गतिशील होती है। तो इस अंतर विरोध के कारण काल विभाजन का पूरा ढांचा ही चरमरा उठता है। हिंदी साहित्य का ही उदाहरण लेंगे तो आप आदिकाल का उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल से लिया जाएगा, हम बताएंगे आगे जो है पढ़ेंगे क्लास में। काल विभाजन की एक तो समस्या ये कि किस आधार पर हम करें, और काल विभाजन में दूसरी समस्या संक्रांति काल को लेकर होती है। संक्रमण के जिन बिंदु पर इतिहास के दो युगों को तोड़ा जाता है, यानी एक युग और दूसरे युग में पार्टीशन कहां पर होगा, विभाग कहां पर होगा, तोड़ा कहां जाएगा, वहां इतिहास धारा की चिंताधारा ही नहीं टूटती है, बल्कि इस टूटने की प्रक्रिया में बहुत कुछ छूट जाता है। क्या यही कारण नहीं कि आचार्य शुक्ल ने जो है इतिहास में संक्रांति काल में बड़े साहित्यकारों को फुटकर खाते में स्थान मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए बड़े-बड़े साहित्यकार थे, विद्यापति, अमीर खुसरो, केशवदास का नाम गिनाया जा सकता है, परंतु वो दोनों के बीच में आ जाते हैं। संक्रांति काल की वास्तविकता ये होती है कि संक्रांति बिंदु पर खड़े दो कवि के साहित्य में एक मार्ग पीछे से आता है, दूसरा रास्ता आगे से शुरू होता है। दो प्रवृत्तियों की निरंतर टकराहट उनमें मिलती है। उनमें किसी प्रवृत्ति का आगे विकास होता है, इसी को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। क्योंकि काल विभाजन की कठिनाई, एक कठिनाई हो तो उसका जिक्र होना चाहिए। और एक कौन सी कठिनाई है? क्योंकि राजनीतिक इतिहास में अक्सर समानता होती है। उदाहरण के लिए हमारे साहित्य में जो आदिकाल है ना, वो लगभग उसी के आसपास राजनीतिक इतिहास का मध्य युग शुरू होता है। राजनीतिक इतिहास का वो मिडिल युग था, मध्य युग था। ऐसी स्थिति में कुछ इतिहासकार आधुनिक काल से पूर्व पूरे समूचे साहित्य को मध्ययुगीन साहित्य कहना ही उचित समझते हैं। आधुनिक काल से पहले का जो काल था ना, उसे मध्ययुगीन साहित्य ही कहना उचित समझते हैं, क्योंकि मध्ययुगीन साहित्य को जो विभिन्न प्रवृत्तियां हैं, प्रवृत्तियों में बांटकर उसका विवेचना करो उचित है। वीर काव्य, नीति काव्य, प्रेमाख्यान काव्य इत्यादि इत्यादि साहित्य को इतिहास का ढांचा बनाते हैं। तो इस प्रकार के विभाजन से सहमति कठिन है। यदि प्रवृत्ति के आधार पर विभाजन अगर हम करते हैं तो कार्य कारण संबंधों को भी दिखना चाहिए। दूसरा प्रश्न ये कि इस प्रकार का विभाजन परवर्ती साहित्यकारों में कितना अधिक स्वीकृत हुआ है। यदि इस प्रकार के विश्लेषण को स्वीकृति नहीं मिलती तो ये माना जाना चाहिए कि इतिहास ने उनको स्वीकार नहीं किया। तो इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास कि अगर हम देखें तो काल विभाजन के आधार को साहित्य के इतिहास में प्रवृत्तियों में परिवर्तन के आधार बनाकर काल विभाजन की जो है परिपाटी पुरानी है और ये सही भी है। इससे हम उन उलझनों से बच सकते हैं जिसमें काल विभाजन के निर्णय में अराजकता की संभावना हो। हिंदी साहित्य के आदिकाल में क्या है? धार्मिक, श्रृंगारिक, वीर गाथात्मक साहित्य का सृजन हुआ है। धार्मिक साहित्य भी लिखा गया आदिकाल में, श्रृंगारिक साहित्य भी लिखा गया, वीर गाथात्मक साहित्य भी लिखा गया। इन काव्यों की रचना जो है प्रकृति की अंतःधारा को समझकर उसे एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, क्योंकि काल की जो अंतः प्रकृति को समझने में बड़ी सूक्ष्म दृष्टि की जरूरत होती है। नहीं तो कोई बड़ी ऐतिहासिक भूल हो सकती है आपसे। सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा हम उस युग की मनोभूमि, उस युग का समाज, उस युग के समाज के मन तथा उसके मनोभूमि से अलग नहीं किया जा सकता। भक्ति काल से रीतिकाल आते आते किस प्रकार की मेंटालिटी, मनोभूमि परिवर्तन हो जाती है, इसका विश्लेषण करने के लिए गहराई से हमें समझने की आवश्यकता है।
क्योंकि जब भी काल विभाजन हुआ, आदिकाल की मेंटालिटी अलग थी, भक्ति काल की मनोभूमि अलग थी, रीति काल की मनोभूमि अलग थी, आधुनिक काल की अलग भूमि थी, अब जो है अलग मनोभूमि। क्योंकि उसका विश्लेषण करने के लिए आपको गहराई से समझने की आवश्यकता है। भक्तिकालीन कविता में प्रेम की आध्यात्मिक अनुभूति रीति कविता में स्थूल श्रृंगार में बदल जाती है। इस प्रकार के संधि बिंदु को पहचानने के बाद ही युग विभाजन को एक प्रमाणिक आधार मिलता है। साहित्य के काल निर्णय में जनता के रुचि संस्कार पर भी पर्याप्त चर्चा उल्लिखित है। साहित्यकार समाज का एक अंग होता है, वह होने के नाते अनुभव ही नहीं करता है, उसको जो है अभिव्यंजित भी करता है। क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार समाज को अभिव्यंजित करता है अपने साहित्य में। क्यों? किसके अनुसार? जन रुचि नए सृजनात्मक अंकुर के लिए उर्वर भूमि तैयार करती है। इसलिए जनता की अभिरुचि के अनुसार साहित्य परिवर्तन की संबंधों में वास्तविकता को मानवीय आयाम देखना उचित है। हाँ, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। हाँ, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, कई बार नेट के एग्जाम में भी आ जाती है ये लाइन, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। आचार्य शुक्ल जी ने कहा, और इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में ये बात ध्यान में रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों के रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर और किस प्रकार हो। तो जनता की अभिरुचि किस प्रकार है, एक विधा और स्थान पर दूसरी विधा को प्रतिष्ठित करती है। हम भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की तुलना में देख सकते हैं। भारतेंदु युग में नाटकों के महत्व का मूल कारण जनरुचि ही थी, लेकिन उपन्यासों की बढ़ती लोकप्रियता के कारण नाटक का ह्रास हुआ और उपन्यास एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विधाओं की दृष्टि से दो युग में अंतर हो जाता है। यदि द्विवेदी युगीन साहित्य में उपन्यास का महत्व बढ़ रहा था, इसलिए कि जीवन की जटिलता को नाटक में अभिव्यक्त कर पाना संभव नहीं हो पा रहा। काल निर्णय के लिए साहित्य के अतिरिक्त जनता के जीवन के मर्म को टटोलना होता है। कभी-कभी साहित्य में ऐसी दुर्घटना होती है कि लोक रुचि, लोगों का इंटरेस्ट और सत्ता की रुचि में अंतर हो जाता है। सत्ता की रुचि कुछ अलग रहेगी, लोगों की रुचि कुछ अलग रहेगी। रीतिकाल इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। क्या आश्रयदाताओं की रुचि की ओर ध्यान में रखकर साहित्य लिखा जाता था? आश्रयदाताओं की रुचि की ओर ध्यान में देकर साहित्य में एक विशेष भाव बोध विकसित होता था। आचार्य शुक्ल के शब्दों में श्रृंगार के वर्णन को बहुतेरे कवियों में अश्लीलता की सीमा तक पहुंचा दिया था। इसका कारण यह नहीं था जनता की रुचि नहीं थी, आश्रयदाता राजा महाराजाओं की रुचि थी, जिनके लिए ये कर्मण्यता और वीरता का जीवन बहुत कम रह गया था। शुक्ल जी ने कहा है। इसलिए इतिहास के काल निर्णय में लोक रुचि का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो नामकरण का आधार किसको लेकर करेंगे? काल विभाजन और नामकरण दो अलग अलग प्रश्न नहीं है। काल विभाजन और नामकरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर हम काल विभाजन का निर्णय लिया जाता है, उन्हीं को ध्यान में रखकर उनका नामकरण भी किया जाता है। जिस तरह से रचना की प्रवृत्ति काल विभाजन का आधार रही है, उसी तरह नामकरण भी एक महत्वपूर्ण आधार है। क्योंकि रचनाओं की बहुलता से प्रवृत्ति का एवरेज औसत निकाल कर ठीक लगाने वाला नाम से साहित्यिक कालकरण का नामकरण करने का प्रचलन है। लेकिन इस पद्धति से नामकरण में संकट तब पैदा होता है जब साहित्य के अंतर विरोध का स्वर मुखर हो जाता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं, उदाहरण के लिए रीति मुक्त कवियों का जो है काव्य रीति काल की मुख्य धारा की प्रवृत्तियों से अलग है। रीति मुक्त कवि, रीति मुक्त कवि वो रीति के बारे में वो कुछ नहीं उनको मतलब है, उसमें मानवीय प्रेम और समर्पण का गंभीर भाव है। और इस तरह की वास्तविकता को स्वीकार करना, इतिहास की सच्चाई को स्वीकार करना है। तो
साहित्य के इतिहास में कभी-कभी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसके नाम से एक युग चल पड़ता है। याद रखना साहित्य का नामकरण का आधार एक तो प्रवृत्ति के आधार पर और एक दूसरा क्या है, कभी-कभी किसी जो है व्यक्ति की भूमिका इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उसके नाम से एक युग चल पड़ता है। उस व्यक्ति विशेष का नाम ही साहित्यिक कालखंड का नाम रख दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारतेंदु युग, द्विवेदी युग नामकरण किस लिए पड़ा? महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए। लेकिन इस प्रकार के नाम पर गौर करने वाली बात ये क्या है कि ये नाम व्यक्तिवाचक ना होकर एक विशिष्ट प्रकार के जीवन मूल्यों को सूचित करता है। भारतेंदु युग मात्र भारतेंदु के साहित्य को ही नहीं, हिंदी के आधुनिक कालखंड के प्रारंभिक मंजिल, पहली मंजिल पर ठहरे सभी साहित्यकारों के साहित्य के सामूहिक जीवन बोध का संदेश देता है। हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल के साहित्य के विशिष्ट मूल्यों को अभिव्यक्त करता है भारतेंदु युग। अंग्रेजी साहित्य में शासकों के नाम पर कई साहित्य कालखंड का नामांकन किया गया है। विक्टोरियन युग, एलिजाबेथन युग जैसे नाम अंग्रेजी साहित्य में भी मिलता है। विक्टोरियन आधुनिक युग से पूर्व प्रचलित था। विक्टोरियन युग एक प्रकार से विशेष प्रकार की जीवन शैली और साहित्यिक शैली का पर्याय है। नामकरण का एक आधार घटना को भी माना जाता है। एक तो प्रवृत्तियां, दूसरा व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, तीसरा क्या? महत्वपूर्ण घटना। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीय साहित्य के इतिहास में भी इस घटना को आधार बनाया गया है। स्वातंत्र्योत्तर साहित्य जैसे नाम लोकप्रिय हुए हैं। इस तरह के नामकरण रखने में विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। घटना का साहित्य पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव पड़ने की स्थिति में ऐसे नामकरण की सार्थकता होती है। जिसका कोई विशेष मतलब नहीं होगा, घटना के आधार पर नामकरण रखने से पूर्व उस घटना के प्रभाव का मूल्यांकन करना होता है। तो आपको क्या देखना होगा? काल विभाजन के कितने आधार हो सकते हैं? किसी विशेष व्यक्ति या कर्ता के आधार पर। हाँ, एग्जाम्पल उदाहरण क्या हुआ? प्रसाद युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग। दूसरा आधार क्या है? प्रवृत्ति के आधार पर भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीतिकाल, छायावाद, प्रगतिवाद, ये प्रवृत्ति के आधार पर। तीसरा आधार क्या था? विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, आधुनिक काल, मध्यकाल, ये विकासवाद था। सामाजिक या सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर जो मैंने अभी बताया, जैसे राष्ट्रीय धारा, स्वातंत्र्योत्तर काल, स्वतंत्रतावाद। तो काल विभाजन में साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। हाँ, कुछ उल्लेखनीय बातें आपको ध्यान रखनी है। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना, प्रधान प्रवृत्ति के को जो है आधार बनाकर किया जा सकता है। और उसका जो कालखंड है सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार ही होना चाहिए और मूल ग्रंथों के आधार पर ही करना चाहिए। तो अब जो है प्रचलित काल विभाजन और नामकरण हम देखते हैं। आपको याद रखना होगा काल विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन-कौन से साहित्यकारों ने कौन-कौन से कालों का कौन-कौन सा नामकरण किया है और उसकी समय सीमा। तो सबसे पहले जो है हम आचार्य शुक्ल जी के इतिहास को ही काल विभाजन का नामकरण साधारणतः शुक्ल जी के इतिहास से ही ग्रहण किया जाता है, परंतु उसमें भी कुछ सीमाएं हैं, हम उसे स्पष्ट करेंगे। तो शुक्ल जी के ने जो है काल विभाजन में 4 काल विभाजन किए। आदिकाल दोहरा नामकरण है शुक्ल जी के नामकरण में, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा, उसमें इनका नामकरण किया गया 1929 ईस्वी में जो लिखा गया था। और काल विभाजन में दोहरा नामकरण है इनका।
जैसे एक तो विकासवादिता के आधार पर, दूसरा प्रवृत्ति के आधार पर। आदिकाल, आदिकाल को उन्होंने क्या कहा? वीर गाथा काल। उनका उसकी समय सीमा है 1050 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। पूर्व मध्यकाल, जिसका दूसरा नाम है भक्ति काल, 1375 से 1700। उत्तर मध्यकाल, जिसका अन्य नाम है रीतिकाल, 1700 से 1900। आधुनिक काल, जिसका अन्य नाम है गद्यकाल, 1900 से अब तक। परंतु कई विद्वानों ने आदिकालीन साहित्य के संबंध में आचार्य शुक्ल की मान्यताओं का खंडन कर दिया, क्योंकि जिस अपभ्रंश काव्य को वे परोक्ष रूप से स्वीकार करते हुए भी साहित्य में स्थान नहीं देते हैं, उसी के आधार पर उनकी मान्यता पर प्रश्न उठाया गया है। इसकी चर्चा आदिकाल के प्रसंग में हम करेंगे, आदिकाल जब पढ़ाऊंगा मैं। तो आदिकाल की समय सीमा का निर्धारण कैसे किया? हिंदी साहित्य के आरंभ विषय, यानी कब से हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाएगा, इस विषय में बहुत ही पर्याप्त मतभेद है। और मूल कारण क्या है कि अपभ्रंश भाषा को हिंदी भाषा में स्वीकार करें या बहिष्कृत करें। अपभ्रंश क्योंकि हिंदी से पूर्व प्रचलित भाषा थी। अपभ्रंश वैदिक संस्कृत, संस्कृत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हिंदी, हिंदी के बाद खड़ी बोली हिंदी। इस तरह से जब हम देखते हैं तो इनमें से कौन से परिवर्तन किस बिंदु पर आरंभ हुए, जिससे धीरे धीरे हिंदी भाषा का स्वतंत्र विकास हुआ, इस प्रश्न का सीधा और स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जा सकता। भाषा का प्रयोग से ही भाषा का विकास होता है। तो जब हम देखते हैं कि अपभ्रंश की जनभाषा हिंदी से विकास होती है, हिंदी का विकास होता है अपभ्रंश से, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसे ही पुरानी हिंदी कहा है। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। आचार्य शुक्ल हिंदी का आरंभ 993 ईस्वी से मानते हैं, जब अपभ्रंश भाषा घिस घिस कर एक नई भाषा को विकसित करने में सक्षम हो रही थी। लेकिन हिंदी के आरंभिक रूप का पता उन्हें बौद्ध तांत्रिक रचना से मिलता है। उन्होंने लिखा है कि अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना तथा तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों का सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। और मुंज और भोज के समय यानी संवत 1050 से आरंभ माना शुक्ल जी ने। तो अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य का काव्य रचना में भी हो जाता है। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल की समय सीमा जब हम देखते हैं तो 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराजा भोज के समय से लेकर हमीर देव तक के कुछ समय पीछे तक जा सकता है। तो आचार्य शुक्ल हिंदी का आरंभ तो सिद्धों की रचनाओं को स्वीकार करते हैं। हिंदी का आरंभ सिद्धों की रचना, परंतु प्रारंभ तो 993 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी से मानते हैं, और सिद्धों का समय तो अलग था। इसमें साहित्यिक तथ्य और उनकी विचारधारा का संघर्ष स्पष्ट दिखाई देता है। आचार्य शुक्ल के इतिहास और आलोचना में बार बार आग्रह दिखाई पड़ता है कि शुक्ल के इतिहास में नाथ, सिद्ध, जैन रचनाकारों की उपेक्षा की गई है। आगे चलकर वही जो है भक्ति काल में निर्गुण संत संप्रदाय, किस तरह वेदांत, ज्ञानवाद, सूफीवाद, प्रेमवाद आगे सिद्ध योगियों द्वारा बनाए हुए इस रास्ते पर चल पड़ते हैं। यानी कहने का मकसद क्या है, यदि हम हिंदी व्यवहार को सिद्धों की रचना में पाते हैं तो वहां से हिंदी का विकास मानने में हिचकिचाहट हमें नहीं होनी चाहिए। भाषा और अनुभूति दोनों स्तर पर उस परंपरा का विकास लिखते हैं। इस प्रकार नाथ पंथियों के इन जोगियों ने परंपरागत साहित्य की भाषा या काव्य भाषा से, जिसका ढांचा नागर, अपभ्रंश या ब्रज भाषा का था, एक सदुक्कड़ी भाषा का सहारा लिया, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के लिए राजस्थानी था। तो
इस तरह से सिद्ध, नाथ, जैन साहित्य के बाद जो है हम देखते हैं हिंदी भाषा के आदिकाल की प्रारंभिक सीमा की तरह अंतिम सीमा लास्ट कब माना जाए, ये भी विवादपूर्ण है। आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानते हैं जॉर्ज गियर्सन, और मिश्र बंधु आदिकाल की अंतिम सीमा 1529 ईस्वी स्वीकार करते हैं। वहीं शुक्ल जी बदलाव कर देते हैं, आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी। परंतु वे विद्यापति को आदिकाल में ही रखते हैं। विद्यापति की संवेदना की दृष्टि से हम देखते हैं प्रेम के श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है, तो उन्हें भक्ति काल में नहीं रखा जा सकता। वीर और भक्ति भाव से पूर्ण काव्य की रचना करते थे विद्यापति। विद्यापति की कविता का रचना काल 1318 ईस्वी के बाद का है। अतः हमें इस सीमा के सुसंगत विभाजन के लिए काल सीमा को आगे ले जाना होगा, 1400 ईस्वी करना होगा, क्योंकि विद्यापति को अगर हमें आदिकाल में रखना है तो उसे थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। आदिकाल की अंतिम सीमा रखा जा सकता है, तो अमीर खुसरो को भी इस सीमा के अंतर्गत स्थान मिल जाता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो अमीर खुसरो भी आ जाते हैं उसमें, तो अमीर खुसरो भी आदिकाल के कवि। तो विद्वानों ने 1400 ईस्वी ही माना, 1400 ईस्वी यानी 1400 ईस्वी तक जो है माना गया कई विद्वानों ने। तो आदिकाल का नामकरण कैसा किया गया? आदिकाल के काल विभाजन की चर्चा तो हमने की, उसके बाद हम उसके नामकरण की चर्चा करें। किस आधार पर आदिकाल किया गया? आदिकाल की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उसमें किस प्रवृत्ति की केंद्रीय भूमिका नहीं है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने आदिकाल के संबंध में अपनी अवधारणाएं बनाई हैं, उस पर आलोचनात्मक बहस भी आवश्यक है, क्योंकि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार गारसाद ताशी के इतिहास में इस प्रकार के साहित्यिक कालखंड का कोई विभाजन नहीं है। गारसाद ताशी ने कालखंड का कोई भी विभाजन का प्रयास नहीं किया। हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार। इसी प्रकार ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में किसी निश्चित दृष्टिकोण के अभाव से काल विभाजन को ठीक से नहीं किया, परंतु शुक्ल के बाद जो प्रवर्ती इतिहासकार थे ना, जिनमें दो साहित्यकारों का नाम सबसे महत्वपूर्ण है, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु। जॉर्ज ग्रियर्सन शायद हिंदी साहित्य के पहले इतिहासकार हैं जिन्होंने काल विभाजन और नामकरण की परंपरा की शुरुआत की। सबसे पहले काल विभाजन की शुरुआत किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इस प्रकार शुरुआत कर दिया और इतिहास की प्रक्रिया का हल्का सा आभास हो गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत इस काल का नामकरण चारण काल रखा। 643 ईस्वी आरंभ मानते हैं आरंभिक सीमा, लेकिन वे विभाजन और नामकरण के बीच तालमेल नहीं बिठा पाते। वे जिस समय से साहित्य का आरंभ मानते हैं उस समय से चारणों की प्रवृत्ति को उस प्रकार से उभरते हुए नहीं पाते हैं। वो जिस समय दिखाए वो काल या तो सिद्धों के साहित्य का सृजन काल है, और उस काल के साहित्य में कुछ हद तक धार्मिक तत्व तो पाए जाते हैं, लेकिन चारणों से जुड़े स्मृति परक साहित्य का भी अभाव है। जॉर्ज ग्रियर्सन के नामकरण के पीछे कर्नल टॉड के ग्रंथ राजस्थान की बड़ी भूमिका है। और फिर हम देखते हैं कि आगे जो है दूसरा महत्वपूर्ण इतिहासकार है मिश्र बंधु। उन्होंने आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल रखा, जो एक सामान्य से नाम है, और उन्होंने नाम की प्रस्तावना के पीछे कोई तर्क नहीं दिया। नामकरण की प्रस्तावना की सार्थकता के पीछे की तार्किक परिणति होती है कि इस नाम में उस काल के साहित्य के मुख्य मनोभावों की जनरुचि का पता नहीं चलता है। जनरुचि का पता नहीं चलता है, साहित्य का जो मनोभाव। इस नाम को एक सामान्य नाम ही मानना चाहिए। मिश्र बंधु के बाद शुक्ल जी ने इतिहास लिखा और वो प्रसिद्ध हो गए। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन वास्तविक युग का प्रारंभ होता है। शुक्ल जी ने इतिहास का ठोस दर्शन ही नहीं दिया, बल्कि इतिहास का वास्तविक विवेचन भी वो करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने भी दोहरा नामकरण किया। यदि उन्होंने साहित्य के प्रथम काल को वीरगाथा काल कहा है, तो उसके पीछे वाले काल में एक विवादास्पद ही क्यों न हो,
हिंदी साहित्य का प्रथम काल नामकरण करते हुए वीरगाथा काल की संज्ञा दी थी। वीरगाथा काल नाम करने के लिए उन्होंने तर्क उपस्थापित किया कि आदिकाल में ये परंपरा दीर्घ दिनों से चल रही थी। 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति निश्चय नहीं होती है। परंतु जब हम देखते हैं कि वीरगाथा काल कहा, राजाओं की वीरता का प्रदर्शन होता था, आरंभिक काल था उसने। परंतु आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, भक्ति की प्रवृत्ति दिखाई दी तो भक्ति काल दिखा दिया उन्होंने, रीति काल में रीति की प्रवृत्ति दिखाई दी, दिखा दिया उन्होंने नामकरण करके। तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल का नाम जो वीरगाथा काल दिया, वो वीरगाथात्मक रचना जिन 12 ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण किया है, उनकी चर्चा इस प्रकार है। वो ग्रंथ है विजयपाल रासो, खुमान रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका, हमीर रासो, परमाल रासो, विद्यापति की पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, अमीर खुसरो की मुकरियां, इनको आधार बनाकर शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम रखा। परंतु जिन पुस्तकों को आधार बनाया उनमें संदिग्धता इतनी बढ़ गई, संदिग्धता है कि उनके द्वारा किए गए नामकरण की नींव मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि इन पुस्तकों की प्रामाणिकता, संक्षिप्त विवेचन, करना आवश्यक होगा। परंतु इनमें से 12 पुस्तकों में से सिर्फ विद्यापति रचित कीर्तिलता, पदावली और नरपति नाल की विशलदेव रासो प्रमाणिक है। हमीर रासो की जयचंद्र प्रकाश, जयमयंक जस चंद्रिका उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जिनके बारे में कहा वो उपलब्ध ही नहीं हुई। तो इसी तरह से छिटमुट प्रमाण का इतिहास का ढांचा खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। वीरगाथा काल संबंधित उन्होंने ये रचना दे दी, परंतु रचनाओं का प्रमाण नहीं मिला। और आदिकाल का जो प्रथम काल आदिकाल बोलकर कहा गया हिंदी साहित्य का, उसमें क्या देखा गया कि शुक्ल के इतिहास में उन्होंने आदि शब्द को काल तक सीमित रखा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रूप में आदि शब्द को स्वीकार करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा है। उसमें कुछ आलोचकों ने इस काल का नाम आदिकाल ही बहुत अच्छा उपयुक्त जान पड़ता है कहते हैं, और इस नाम से ही जाना गया। परंतु इस नाम में भी एक भ्रामक धारणा की सृष्टि होती है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहें तो ये नाम बुरा नहीं लगेगा। आदिकाल से साहित्य की आदिम प्रवृत्ति का बोध होता है। वह भाषा की आदिम अवस्था हो सकती है आदिकाल कहने से, और वह संवेदना की भी आदिम अवस्था हो सकती है। परंतु आदिकाल में तो वीर, श्रृंगार, भक्ति जैसी मनोवृत्ति के साहित्य रचे गए थे, तो आदिम कहां से? जिस काल में इतनी तरह तरह की मनोवृत्तियां सक्रिय हो, उस काल के लिए एक नाम खोज पाना बहुत कठिन है। आदिकाल नाम में परस्पर विरोधी चेतना के साहित्य को भी बिना किसी उलझन के साथ जो है स्थान दिया जा सकता है। आदिकाल नामकरण के विविध मनोभावों की रचनाओं के साथ जो है कोई औनित्य प्रतीत होता है। तो द्विवेदी जी ने जो आदिकाल नाम दिया, ये व्यापक स्वीकृति इसलिए मिली क्योंकि जनता के उस सामूहिक मन को पकड़ते हैं जिसमें साहित्य की प्रवृत्ति निर्धारित होती है। उसके बाद भक्ति काल की काल विभाजन और नामकरण। भक्ति काल का कैसे दिया गया? आदिकाल के बाद सृजन की दृष्टि से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा जाता है, और अत्यधिक वैभवशाली युग था। ये एक स्वर्ण काल था हिंदी साहित्य के लिए। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1400 ईस्वी में ही भक्ति काव्य की शुरुआत मानते हैं, और भक्ति काल की आरंभिक समय सीमा 1400 ईस्वी से मानना उचित भी प्रतीत होता है, क्योंकि भक्ति काल की
अंतिम समय सीमा में थोड़ा विवाद है। विवाद के कारण है केशवदास। केशवदास भक्ति काल के कवि हैं या रीतिकाल? विवाद का यही बिंदु है। केशवदास का रचना काल है 1555 ईस्वी से लेकर 1617 ईस्वी तक। ये देखेंगे तो भक्ति काल में आते हैं, लेकिन उनकी रचना शैली, उनकी साहित्य चेतना का स्वर रीतिवादी है। प्रश्न यही उठता है कि भक्ति काल का रूपांतरण किस प्रकार से रीति काल में हुआ? भक्ति काल में प्रेम और समर्पण मुख्य भाव थे। भक्ति का प्रेम तिरोहित होकर स्थूल श्रृंगार का विषय हो गया और उसमें समर्पण के स्थान पर उपभोग की प्रधानता हो गई। तब भक्ति की संवेदना अवरुद्ध हो गई और रीतिवाद का विकास आरंभ हुआ। जहां तक केशव का सवाल है, केशव के 50 वर्ष बाद रीतिकाल की अखंड प्रवाहित धारा होती है, लेकिन साहित्यिक मनोवृत्ति और रचना की भावधारा का मिजाज पहले ही बदल चुका था। उस बदले हुए मिजाज की अभिव्यक्ति को केशव की रचना में आसानी से पहचाना जा सकता है। रामचंद्रिका के साथ उन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया को भी रचा था। वस्तुतः केशव की भक्ति के प्रभाव के क्षेत्र में मुक्त होकर रीति के चमत्कार क्षेत्र में और अग्रसर हो जाते हैं। भक्ति से ज्यादा रीति की ओर ढल गए। छंदों की, अलंकारों की बहुलता, चमत्कार प्रियता अधिक है, जो रीति काल की मुख्य विशेषता है। तो भक्ति काल की केशव ने जो है राज्याश्रय में कविता को रचा था, इसलिए केशव को संक्रांति काल के कवि मानते हुए रीति काल में भी रखा जा सकता है और भक्ति काल की अंतिम सीमा यानी 1643 ईस्वी स्वीकार करना उचित होगा। आचार्य शुक्ल द्वारा खींची गई वो सीमा रेखा हिंदी साहित्य में मान्य हो जाएगी। तो भक्ति काल के नामकरण के संबंध में कोई विवाद नहीं, क्योंकि लगभग सभी साहित्यकारों ने एक मत से नाम का समर्थन किया। भक्ति काल, भक्ति तत्कालीन साहित्य का आंतरिक भाव था। भक्ति के प्रकार में भिन्नता मिलती है, लेकिन भक्ति साहित्य की आंतरिक चेतना में कोई विरोध नहीं मिलता। भक्ति कहां तक धर्म और आध्यात्म का विषय है तथा कहां इसमें मानवीय गरिमा है, इस पर थोड़ी चर्चा आवश्यक है। भक्ति काल का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो ये कि भक्ति काव्य की धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभूतियों को छोड़ भी दिया जाए तो भी उसमें मानवीय संवेदना की शीतल छाया मौजूद है। भक्ति काल में जीवन मूल्यों को केंद्र में रखकर भिन्न भिन्न प्रकार की भक्ति उपधाराएं होती है। तो निर्गुण शाखा के कवियों ने लीला और अवतार की परिकल्पना को नहीं माना, उन्होंने निर्गुण और निराकार ईश्वर की उपासना की। फिर ज्ञानाश्रयी शाखा में विद्रोह है, इस धारा में संत के वर्ण व्यवस्था की पीड़ा को सहा है। तो इस तरह से जो भक्ति काल का साहित्य की मूल बिंदु जो है भक्ति ही है। फिर रीतिकाल का जो है सीमा निर्धारण 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। ये काल विभाजन शुक्ल जी ने किया था, जिसे बाद में इतिहासकारों ने भी मान्यता दी। मान्यता दे दी। साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की एक रेखा नहीं खींची जा सकती। हमने कहा था प्रथम में ही, क्योंकि साहित्य में इन परिवर्तन जो होता है, परिवर्तन के आधार पर हम देख सकते हैं, पर परिवर्तन में रेखांकन में कठिनाई होती है। इसलिए साहित्य के इतिहास में 50 वर्ष तक का समय इधर उधर हो सकता है, क्योंकि प्रवृत्ति निर्माण और नए मनोभावों के बनने में इतना समय लग ही जाता है, 50 वर्ष। इसे गणित की सैद्धांतिक अवधारणाओं में ग्रहण नहीं किया जा सकता। युग की मनोभूमि, उसके रुचि परिवर्तन को समग्रता में विश्लेषित करने के उपरांत ही परिदृश्य स्पष्ट होता है। रीतिकाल का नामकरण, फिर उत्तर मध्यकाल के नामकरण से पूर्व उस युग में मनोभूमि किस प्रकार थी, इस पर थोड़ी हम चर्चा करेंगे। कवि अब थोड़ा भक्ति की अद्वैत अनुभूति के बीच में प्रेम का संबंध श्रृंगारिक मनोवृत्ति से जुड़ता है। तो रीतिकाल में जो है साहित्य के संबंध में हम देखते हैं कि रीतिकाल में रसिकता, शास्त्रीयता का योग हुआ है, जो सामंतों द्वारा पोषित है और शास्त्र द्वारा रक्षित है। रीतिकालीन कवियों को मानसिक गठन में किसी प्रकार की जो है कोई द्वंद्व या संघर्ष नहीं मिलता है, इसीलिए इस काल को कई नाम दिए गए हैं। हिंदी साहित्य में उत्तर मध्यकाल नाम भी दिया गया।
इस काल को नामांकित करने के लिए 3-4 नाम सुझाए। सर्वप्रथम मिश्र बंधु ने कहा, मिश्र बंधु विनोद में अलंकृत काल कहना उचित होगा। राम कुमार वर्मा ने उस युग की संवेदना को कहते हुए कला काल कहा। डॉक्टर रसाल ने इस युग को काव्य कला काल कहा। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा। याद रखना, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन अगर आप नेट के एग्जाम देंगे तो उसमें आ सकता है। ऋतिकाल का नामकरण जो है मिश्र बंधु ने क्या किया, शुक्ल जी ने क्या कहा है, कलाकाल किसने कहा है, रसाल ने क्या कहा है, श्रृंगार काल किसने कहा। कुछ भी आ सकता है, मतलब राइटर्स को लेकर, मतलब इस विद्वान ने क्या कहा है, कौन से ग्रंथ में क्या कहा है, आपको देखना होगा। तो अलंकृत काल, कला काल, जितने भी नाम दिए गए हैं ये सभी नाम जो है ऋतिकाल की अपेक्षा सीमित अर्थ देने वाले हैं, लिमिटेड मीनिंग। परंतु ऋतिकाल एक सर्वसम्मत जो है काल था। मुख्य विवाद तो था ऋतिकाल और श्रृंगार काल को लेकर, क्योंकि सही है कि आचार्य शुक्ल के मन में इस काल को ऋतिकाल नामकरण करते हुए भी और श्रृंगार काल का विकल्प जो है उपलब्ध उन्होंने आइले फोन करिवो। तो मुझे मुख्य घरे विवाद ऋतिकाल और श्रृंगार काल को लेकर ही था। तो इस तरह से ऋतिकाल का नामकरण भी हमने देखा। ऋतिकाल। अब आधुनिक काल जब हम देखते हैं, आधुनिक काल की पृष्ठभूमि, और आधुनिक काल की पृष्ठभूमि यूरोप के राष्ट्रीयतावाद की जो क्रांति आरंभ हुई उसका औद्योगिक क्रांति से गहरा संबंध था। आधुनिक शब्द जीवन के यथार्थ और वास्तविक संदर्भों को व्यक्त करता है। आधुनिक शब्द एक विशेष कालखंड को घोषित करता है। हमारे कालखंड का संबंध एक नई जीवन शैली दृष्टि से होता है, जो बहुत सी चीजों के साथ हमारे संबंध बदल जाते हैं। इतिहास के साथ, तंत्र और श्रम के साथ, पूंजी के साथ, शासन व्यवस्था के साथ, कला, साहित्य और सौंदर्य शास्त्र के साथ। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में 19वीं सदी से आज तक के साहित्य को आधुनिक काल नाम से अभिहित कर दिया गया। और आधुनिक संवेदना मतलब हम जो है खड़ी बोली, गद्य का विकास, ये सब जो है हम नया नया देखते हैं। विविध क्षेत्रों में भाषाई एकता, चाहे वो हिंदी क्षेत्र हो, पटना, आगरा, काशी, ये सब जगह जो है हिंदी की कुछ समानता। और फिर जो है प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये सब जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि खड़ी बोली गद्य को प्रतिष्ठित करने में प्रेस की बड़ी भूमिका है। प्रेस के कारण समाचार पत्र निकलना संभव हुआ। समाचार पत्र में नए ढंग से गद्य की आवश्यकता हुई। देश के सर्वप्रथम प्रेस की स्थापना 1823 ईस्वी में श्रीरामपुर में हुई। जुगल किशोर ने सन 1826 में कलकत्ता में हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड, याद रखना, हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहां से प्रकाशित हुआ था? 1826 ईस्वी में कलकत्ता से जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड था। हाँ, धीरे धीरे वैज्ञानिक विकास भी भारत में हो रहा था, और फिर जो है रेल, डाक तार की सुविधा हुई, संचार की सुविधा हुई, और इन सब का असर जो है साहित्य पर देखने को मिल गया। और फिर आपस में विभिन्न भारतीय भाषाओं में लेन देन के लिए एक मंच तैयार हो गया। इसके साथ ही सन 1857 में देश का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ। तो फिर बाद में भारत आधुनिक काल के भी कई जो है उपकाल हुए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, और फिर जो है उसके बाद छायावाद युग, इन सब की छायावादोत्तर युग, इन सब की जो है समय सीमा हमें पाई जाती है। हाँ, हम देखते हैं कि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार जो है भारतेंदु युग को अगर माना जाए, आधुनिक काल का जो है प्रारंभ अगर शुक्ल जी की दृष्टि से देखें तो 1843 ईस्वी मानते हैं, और रामविलास शर्मा जो है 1868 ईस्वी मानते हैं।
क्योंकि जब से भारतेंदु ने लिखना शुरू किया था और लक्ष्मी सागर ने जो है 1850 माना है, तो इस तरह से फिर जब हम देखते हैं द्विवेदी युग का प्रारंभ जो है 1900 के आसपास माना गया है, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से माना गया है। और उसके बाद जो है छायावाद युग के संबंध में 1920 ईस्वी से माना गया है। और कई लोग जो है 1916 निराला की जूही की कली से मानते हैं लोग। इसी प्रकार छायावाद उत्तर युग, इस पर जो है हम डिटेल से चर्चा की जाएगी, क्योंकि यह एक यूनिट था। अब आदिकाल की पृष्ठभूमि, उस समय की परिस्थितियां कैसी थी आदिकाल की, क्योंकि आदिकाल सबसे, अब हम कालों को पढ़ेंगे। आदिकाल नामकरण को हमने जाना। आदिकाल जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि साहित्य की वो धारा जहां प्रारंभिक या पहला खंड होता है, जहां से उसकी शुरुआत होती है। आदिकाल के वास्तविक स्वरूप को जान लेना सहज नहीं है। उस समय की चिंताधारा को जानना, उस समय की परिस्थितियों को जानना, उस समय की राजनीतिक परिस्थिति जानना, सामाजिक परिस्थिति जानना, सांस्कृतिक परिस्थिति जानना, उन सब को जानने के बाद ही हमें जो है आदिकाल की पृष्ठभूमि पर हम विचार करेंगे। हिंदी साहित्य और उसके इतिहास क्रम में अपभ्रंश साहित्य की चर्चा की जाती है, क्योंकि आदिकाल जब आरंभ हुआ है उस समय से पहले अपभ्रंश काल था। अपभ्रंश का स्वरूप क्या था, वो हिंदी साहित्य से किस हद तक जुड़ा। अपभ्रंश का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अपभ्रंश का अर्थ क्या है, भ्रष्ट, विकृत, अशुद्ध। इस नाम का प्रयोग पहले पहल उस शब्द के लिए होता है जो भाषा के सामान्य मानदंड से मिला होता है। आरंभ में संस्कृत के विकृत शब्द के रूप के लिए जो है भर्तहरि, पतंजलि व्याकरणों ने अपभ्रंश का प्रयोग किया और धीरे धीरे इस नाम का अर्थ विस्तार हुआ और ये भाषा विशेष के लिए प्रयुक्त होने लगा। भाषा विशेष का अर्थ क्या, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6ठी शताब्दी ईस्वी के आसपास मिलता है और भारतीय आर्य भाषा के विकास में अपभ्रंश प्राकृत के बाद की अवस्था है। 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बाद जो साहित्य का सृजन हुआ वह था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जैसे सिंधी, गुजराती, अवधी, ब्रज, पंजाबी, ये 1000 ईस्वी तक मानी जाती है। इसको जो है हम खंड 7 में पढ़ेंगे। तो जब हम देखते हैं कि अपभ्रंश साहित्य को समझने के लिए हमें पहले पुराणों को समझना होगा, चरित्र काव्य को समझना होगा, कथा काव्य को समझना होगा, जैन कवियों की नीतिपरक रचनाओं को समझना होगा, आदिकालीन रचनाओं को समझना होगा, संस्कृत भाषा के साहित्य को समझना होगा। तो हिंदी भाषा का विकास हम मूल रूप से देखना है आदिकाल में। हिंदी भाषा का विकास जानने से पहले आपको जानना होगा भाषा के विकास में लोगों की क्या भूमिका होती है, उनके मन की क्या भूमिका होती है। भाषा रचनात्मक क्षमता तभी तक होती है जब तक वह लोक सामान्य के अनुभव से जुड़ी होती है। भाषा जब लोक जीवन से अलग होकर कुछ वर्ग तक सीमित होने लगती है तब उसमें एक प्रकार की जड़ता आने लगती है। फिर रचनात्मक प्रतिभा उस जड़ता को त्याग कर नए मनोभावों के अनुकूल नई भाषा की रचना करती है। उदाहरण के लिए हम रीतिकालीन भाषा के विरुद्ध खड़ी बोली की प्रतिष्ठा का उदाहरण दे सकते हैं। रीतिकाल में जीवन के प्रति यथास्थितिवादी दृष्टिकोण ने भाषा को जड़ बना दिया। देश भाषा से अलग होकर अपभ्रंश साहित्य की अभिव्यक्ति की भाषा हो गई। तो जब हम देखते हैं कि हिंदी भाषा के आरंभ से ही हिंदी साहित्य के आरंभ पर विचार किया जा सकता है। इस भाषा का विकास एक जनभाषा के रूप में हुआ।
कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकती। नगेंद्र के इतिहास में लिखा है। आदिकालीन हिंदी साहित्य के विकास में उस समय उपलब्ध धार्मिक साहित्य, जैसे कौन-कौन सा था उस टाइम धार्मिक साहित्य? जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, इनका बड़ा योगदान रहा है। जैन साहित्य का अध्ययन करने पर आप देखोगे कि उसकी भाषा हिंदी के आदिकालीन स्वरूप का परिचय देती है। वास्तव में यह भाषा अपभ्रंश से प्रभावित है। प्राचीन हिंदी के अंतर्गत बौद्ध एवं सिद्धों के साहित्य में पश्चिमी एवं पूर्वी अपभ्रंश के शब्दों का मिला-जुला रूप देखने को मिलता है। बौद्धों की एक शाखा थी वज्रयान और इसी शाखा से संबंध थे गोरखनाथ। गोरखनाथ ने नाथ पंथ की स्थापना की और नाथ पंथ का एकेश्वरवाद में विश्वास था और मूर्ति पूजा के विरोधी थी। उनकी भाषा जो है प्राचीन पश्चिमी हिंदी की बोलियों के मिश्रित रूप में थी। तो हिंदी के प्राचीन रूप को विकास की ओर अग्रसर करने में आदिकालीन राष्ट्रीय साहित्य का भी महत्वपूर्ण योगदान। इस क्षेत्र में बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो की भाषा क्या थी? डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं का जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, परंतु पृथ्वीराज रासो की भाषा में कहीं-कहीं हिंदी या फिर ये राजस्थानी मिश्रित हिंदी, ब्रज भाषा का रूप उपलब्ध हो जाता है। पृथ्वीराज रासो की भाषा को विद्वानों ने पिंगल बताया है, जो ब्रज भाषा का एक रूप है। ब्रज भाषा के रूप को पिंगल बताया जाता है। हाँ, 13वीं शताब्दी के आसपास जो है विकसित कुछ अन्य हिंदवी की झलक अमीर खुसरो के साहित्य में दिखाई देती है। जैसे खुसरो की पहेलियाँ, ढकोसले, दो सुखने आदि में हिंदी जो है दो सुखने देखो ये तो दो सुखने यानी 2 मीनिंग मिलता। सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नाई। दो सुखने का एग्जाम्पल। सितार क्यों न बजा, औरत क्यों न नाही। उत्तर क्या? पर्दा न था। पर्दा न था यानी सितार भी इसलिए नहीं बजा कि पर्दा नहीं था, औरत भी क्यों न नाही क्योंकि पर्दा नहीं था। तो 14वीं शताब्दी में मुसलमान शासकों द्वारा दक्षिण भारत पर भी आक्रमण होने से इन शासकों के साथ मौलवी व्यापारी आदि का भी दक्षिण भारत में आगमन हुआ। तो उस समय राजधानी के आसपास बोले जाने वाली भाषा को ये लोग अपने साथ ले गए और अब दक्षिण भारत के निवासियों के साथ व्यवहार एवं जनसंपर्क के लिए एक ऐसी भाषा का विकसित हुआ जिसमें दक्षिण भारत की भाषाओं के शब्द भी आ गए। धीरे-धीरे भाषा के इस रूप की स्थिरता मिली और यही भाषा आगे चलकर दक्षिणी हिंदी नाम से जानी जाने लगी। हाँ, दक्षिणी हिंदी के नाम से जाना जाने लगी। तो इस तरह से हिंदी अपभ्रंश के प्रभाव से जो है मुक्त हिंदी की रचना अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की श्रेणी में जैसे सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य और राष्ट्र साहित्य आ सकता है। और कुछ रचनाएं अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त मानी जाती है जैसे खुमान रासो, परमाल रासो, चंदनबाला रास, स्थूलीभद्र रास, ये सब कुछ रचनाएं थी। तो साहित्य की पृष्ठभूमि आदिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि कैसी थी? उस समय की पृष्ठभूमि को हमें ध्यान देना है। तो उस समय की हम राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी थी। राजनीतिक दृष्टि से ये जो है युग युद्ध और अशांति का काल था, मूल रूप से देखा जाए तो। सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु संवत 704 विक्रमी संवत में हुआ। उसके उपरांत जो है भारत खंड खंड में विभाग हो गया। जैसे गहरवार, परमार, चौहान और चंदेल वंशों के राजपूत राजाओं ने अपने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। राजपूत राजा निरंतर युद्ध में के आग में जलते जलते अंततः शक्ति क्षीण हो गई उनकी
और विदेशी आक्रांताओं का डटकर मुकाबला करना स्थिति में नहीं रह गए थे। राजपूत शासक भी परस्पर युद्ध में किसी आवश्यकतावश नहीं थे। कभी-कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए कुछ युद्ध किए जाते थे। तो भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर विदेशी आक्रमणों का भय बराबर बना रहता था। 10वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनवी और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी ने भारत को पदाक्रांत किया। जनता विदेशी आक्रमणकारियों से तो त्रस्त थी ही, साथ ही युद्धकामी देशी राजाओं के अत्याचारों को भी सहन करने को विवश थी। यवन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य देश पर ही पड़ा। इन्हीं क्षेत्रों में जनता युद्ध एवं अत्याचारों से आक्रांत हुई। धीरे धीरे समस्त हिंदी प्रदेश में स्थित राज्य हिंदी प्रदेश दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि पर मुसलमान राज्यों का अधिकार हो गया उस समय। तो राजनीतिक परिस्थिति के आधार पर अगर हम कह सकते हैं तो ये जो है 8वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक का ये कालखंड कैसा था? युद्ध का, संघर्ष का, अशांति से ग्रस्त था और राजाओं की संकुचित जो है राष्ट्रीयता थी। व्यापक रूप से पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में नहीं देखा गया। अराजकता, गृह कलेश, विद्रोह एवं युद्ध के इस वातावरण में कवियों ने एक ओर तो तलवार के गीत गाए तो दूसरी ओर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति के कारण हठ योग, उपदेशात्मक और आध्यात्मिकता की बात कही गई। अब हम सामाजिक पृष्ठभूमि देखते हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी थी इस समय की? सामाजिक पृष्ठभूमि जो है हम देखते हैं तो राजनीतिक एवं धार्मिक परिस्थिति के कारण समाज में विशृंखला आ गई। जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निराश्रित होती जा रही थी। सामान्य जनता अशिक्षित थी। साधु संन्यासों के शापों और वरदानों की ओर से दृष्टि लगाई रहती थी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र जब तक करके लोग दुर्भिक्ष, महामारी एवं युद्ध के संकटों को टालना चाहते थे। ब्राह्मणों के प्रति पूज्य भाव में कमी आ गई थी तथा वर्ण व्यवस्था के प्रति लोगों का सम्मान नहीं रह गया था। तो जो नीची समझे जाने वाली जातियों में से अनेक सिद्ध हो जाते थे जो वेद विरोधी थे और समाज में क्षत्रियों का प्राधान्य था। राजपूतों में शौर्य तो था परंतु उसका उपयोग पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष में ही करते थे। वे वंश गौरव एवं अभिमान को लेकर ग्रह कलक में ही उलझे रहते थे। समाज में स्त्रियों के प्रति पूज्य भाव नहीं था। वे मात्र भोग्या बनकर रह गई थी। सती प्रथा इस काल की एक भयंकर कोड़ था। तत्कालीन भारत में स्वयंवर प्रथा भी थी जो प्राय युद्ध का कारण बन जाती थी। सुंदर राजकुमारियों से बलपूर्वक विवाह करने के लिए राजपूतों में युद्ध छिड़ जाना एक सामान्य बात थी। राजा और सामंत अंतर्मुखी रंगरेलियों में व्यस्त रहते थे। जीवन यापन के साधन दुर्लभ थे तथा निर्धनता, युद्ध, अशांति के कारण जनता हमेशा आतंकित रहती थी। तत्कालीन रासो काव्य में समाज की शासनोन्मुख स्थिति का पूरा पूरा चित्र उपलब्ध होता है। और आर्थिक क्रियाकलाप कैसे थे? साहित्य में राजनीति, साहित्य और समाज के अंतर संबंध पर चर्चा करने के बाद हम साहित्य में अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों में समझने की कोशिश करेंगे। इस युग का समाज पूरी तरह कृषि आधारित समाज था। किसानों की पैदावार से ही हर छोटे छोटे राज्य का पोषण होता था और किसान की पैदावार में राज्य का हिस्सा कभी कभी 50% तक होता था। यानी समाज भी दो वर्गों में बटा हुआ था, उत्पादक और उपभोक्ता। उत्पादक वर्ग को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि वे श्रम करते थे। उपभोक्ता सुख से रहते थे, इसलिए उच्च वर्ग से उनका संबंध था। तो कवि और चारण भी उच्च वर्ग के मनोनुकूल ही साहित्य लिखा करते थे।
जैसे नक्सिक वर्णन, षड ऋतु वर्णन, विरह वर्णन, सौंदर्य वर्णन इस काल के साहित्य में प्रचुर मात्रा में आपको उपलब्ध मिलेंगे। लेकिन कृषक को साहित्य में कहीं स्थान नहीं मिला है, आप देखिएगा आदिकाल में। धार्मिक साहित्य भी कृषक जीवन की पीड़ा और संकट को अभिव्यक्त नहीं किया गया है, जबकि भक्तिकालीन साहित्य में निम्न वर्ग और किसानों की पीड़ा को साहित्यिक अभिव्यक्ति दी गई। धार्मिक स्थिति कैसी थी इस समय? यह काल अनेक प्रकार के धार्मिक मतांतर का जो है अस्तित्व था यहाँ पर। भारतीय धर्म साधना में उथल पुथल मची हुई थी। वैदिक एवं पौराणिक धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म इस काल का अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासरत थे। इस समय राजपूत राजा अहिंसा मूलक जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शिव मत का प्रभाव था, अधिक था। गाहड़वार राजा स्मार्त मतावलंबी थे। मालवा नरेश वैदिक धर्म के अनुयायी थे और कलचुरी नरेश शैव धर्मावलंबी थे। वस्तुतः पूरे समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एवं स्नातों के प्रभाव को ग्रहण करता हुआ एक नया नाथ संप्रदाय के रूप में विकसित हो गया। और आदिकाल में अगर हम देखेंगे धार्मिक दृष्टि से, तो तीन संप्रदायों का विशेष प्रभाव परिलक्षित होता है। वो तीन संप्रदाय कौन कौन से हैं? सिद्ध संप्रदाय, नाथ संप्रदाय और जैन संप्रदाय। और बौद्ध धर्म कालांतर में विकृत होकर वज्रयान बन गया और इन वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। और धर्म के नाम, धर्म का यह विकृत अवस्था थी। धर्म के वास्तविक आदर्शों के स्थान पर आचार विहीनता, चमत्कार प्रदर्शन और भोग विलास को प्रमुखता मिल गई थी। सिद्धों का प्रभाव निम्न वर्ग की अशिक्षित जनता पर अधिक था। वे तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं चमत्कार प्रदर्शन द्वारा सामान्य जनता पर अपना प्रभाव जमा रहे थे। तो विक्रम की 12वीं शताब्दी में बौद्ध सिद्धों की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ संप्रदाय का उदय हुआ और जीवन को अधिक से अधिक संयम और सदाचार के अनुशासन में रखकर परम सत्ता का साक्षात्कार यानी घट के भीतर हृदय के अंदर किया गया। और नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ इसी का प्रचार प्रसार करते थे। और भारत में पश्चिमी प्रदेश विशेषकर गुजरात में जैन मत का बहुत अधिक प्रचार था। जैन मुनि धार्मिक तत्वों का निरूपण अपभ्रंश भाषा में कर रहे थे। स्वयंभू, पुष्पदंत, हेमचंद्र, धनपाल जैसे अनेक कवि, अनेक राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध और जैन धर्म से आई विकृति से जो है वैदिक और पौराणिक धर्म में भी विकृति आ गई। वैष्णव में जो है पंचरत्र रात्र जैसे सेवो और पशुपात, शाक्य, त्रिपुर सुंदरी संप्रदाय में बौद्ध धर्म की पूजा पद्धति, वामाचार का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आदिकालीन साहित्य में जब हम धार्मिक प्रकृति देखते हैं, धार्मिक परिस्थिति, धार्मिक पृष्ठभूमि, तो यह विभिन्न प्रकार की थी। अब सांस्कृतिक प्रक्रिया कैसी थी? 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक भारत एक मिश्रित संस्कृति का निर्माण की प्रक्रिया में था। मिश्रित कहने से क्या, अनेक धाराएं उसमें आकर मिली। भारतीय संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति का संपर्क बढ़ रहा था। प्रारंभ में ये दोनों संस्कृतियां एक दूसरे के सामने प्रतिद्वंदी के रूप में जमकर खड़ी होती है। और जैसे जैसे सत्ता में मुगलों का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे इस्लाम संस्कृति का प्रभाव हिंदी संस्कृति पर पड़ता है। तो तत्कालीन कला और संस्कृति के क्षेत्र में परस्पर आदान प्रदान को सहज ही देखा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि भाषा में अरबी और फारसी शब्दों का मिश्रण हो रहा था। और कला स्थापत्य में भी मुस्लिम स्थापत्य के सहयोग बढ़ रहा था। उदाहरण के लिए राजपूताना शैली, गुजराती शैली का नाम गिनाया जा सकता है। तो आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण जो किया गया, ये देखो कैसे किया गया। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, इन तीनों को जो है आप धर्म संबंधी साहित्य लिख सकते हो। और एक रासो साहित्य जो 12 ग्रंथ थे उनके आधार पर रासो साहित्य, और एक लौकिक साहित्य, तीसरी जो है गद्य रचना है। तो इस तरह से आप विभाग कर सकते हैं आदिकालीन साहित्य का। क्यों, उसके बाद जो है हम देखते हैं कि आदिकाल की पृष्ठभूमि हमने जानी, अब आदिकाल का नामकरण जाना और आदिकाल की समय सीमा जानी। अब हम देखते हैं कि यूनिट 3 में क्या है।
सिद्धनाथ और जैन साहित्य के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। आदिकाल के अंतर्गत सिद्धनाथ और जैन साहित्य। सिद्धनाथ जैन साहित्य बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें से कोई भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। पिछले वर्ष के क्वेश्चन में क्या आया है देख लेते हैं। पिछले वर्ष का आपका जो क्वेश्चन पैटर्न है, ये 100 मार्क का क्वेश्चन होगा। 100 मार्क के क्वेश्चन में जैसे आपको लिखना है 20 मार्क के 5 क्वेश्चन होंगे। अभी 2 यूनिट मैंने समाप्त कर दिया, तीसरी यूनिट चालू करेंगे। थोड़े क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। 3 घंटे का समय होता है आपके लिए परीक्षा में। उसके लिए आपको 5 प्रश्न 20-20 मार्क के देने होंगे। 10 प्रश्न आएंगे, उसमें से आपको 5 देना है, 5 का उत्तर देना है। आप चाहेंगे तो 4 20 मार्क वाले दे सकते हैं और 2 10 मार्क वाला भी लिख सकते हैं, या पांचों के पांचों भी जो है 20 मार्क वाले आप लिख सकते हैं। तो जैसे यूनिट्स में से कहा गया मैंने, आदिकाल आज हमने पढ़ा, हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण पढ़ा हमने। नामकरण से एक प्रश्न जरूर आएगा, चाहे वो आदिकाल आदिकाल से एक प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि आज हमारी क्लास क्या है, आदिकाल की कक्षा चल रही है। तो आदिकाल का नामकरण, उसकी समस्या, उसकी पृष्ठभूमि, कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है। और इसमें लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आदिकाल की पृष्ठभूमि यानी उस समय की परिस्थितियां, वो समाज कैसा था, धर्म कैसा था, संस्कृति कैसी थी, राजनीति कैसी थी, अभी हमने चर्चा किया थोड़ी देर पहले, उस पर आपको लिखना है। या फिर आदिकाल की सिद्धनाथ जैन साहित्य, धार्मिक साहित्य, जिस पर अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो प्रश्न आ सकता है। 20 मार्क वाला आएगा तो जैसे मान लीजिए हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण की समस्या पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के नामकरण की समस्या, तो पहले तो नामकरण की हमने बताया कि नामकरण में क्या क्या हमें जो है समस्याएं होती है, इतिहास का नामकरण क्यों किया जाता है, नामकरण की समस्या, नामकरण का आधार, उसके बाद आदिकाल के नामकरण की समस्या, आदिकाल को नामकरण करने में क्या क्या समस्याएं हमें उत्पन्न होती है, उसको हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो इकाई है MHD6 की, हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, जो अभी हमारी चर्चा चल रही है, इस पर आपको जो है लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा। तो आप लोगों को 5 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। तो उसके लिए आपको पॉइंट वाइज लिखना है। परिस्थितियां, आदिकाल की पृष्ठभूमि आती है, तो आदिकाल को थोड़ा आपको समझाना, आदिकाल क्या है उसको समझाना है थोड़ा। फिर उसके बाद परिस्थिति परिस्थिति जो है उस समय की परिस्थितियों को पॉइंट वाइज, सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति, राजनीतिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, इन सब की चर्चा पॉइंट वाइज करनी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको जो है अतिरिक्त पुस्तिका नहीं दी जाएगी, उसी पुस्तिका में लिखने समय बहुत रहता है, 3 घंटे का समय। आपको 20 मार्क का एक प्रश्न का उत्तर देना है, तो आपको उसी हिसाब से टाइम लिमिट भी जो है ध्यान देना होगा। 3 घंटे में जो है आपको आधे घंटे में एक प्रश्न का उत्तर किसी भी तरह से लिखना है। कोई प्रश्न 35 मिनट भी लग सकता है, कोई 40 भी लग सकता है, कोई 25 मिनट में भी, 20 मिनट में भी समाप्त हो जाएगा। तो आपको लिखने की शैली जाननी है। तो ये तो प्रश्न की चर्चा कर रहे थे, चलो चर्चा करते हैं, फिर से पढ़ाई की ओर चलते हैं। सिद्धनाथ और जैन साहित्य यूनिट 3 की ओर। सिद्धों का परिचय। सिद्ध कहने से आप क्या समझते हैं?
बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आदिकाल में सिद्धनाथ और जैन साहित्य। सिद्ध कौन थे? सिद्ध वज्रयानी थे। आप लोगों को समझना होगा इस पर, नहीं तो एक मिनट। हाँ। सिद्धों का परिचय, यानी वज्रयानी थे सिद्ध। सिद्ध जो है वज्रयानी थे। वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा थी। ईसा की आरंभिक सदी में बौद्ध धर्म का दो भाग विभाजन हो गया। ये दो पंथ क्या थे? हीनयान और महायान। हीनयान का प्रारंभिक रूप बौद्ध सिद्धांत को अपनाया और महायान उनमें से कुछ मौलिक परिवर्तन करके अपना पंथ बना दिया। महायान में बोधिसत्व के गुणों का मानवीकरण हुआ। महायान जो है जटिल संप्रदाय, जटिल कर्म कांड का विकास होता है। और जब हम देखते हैं कि इस प्रकार महायान में भी एक नवीन संप्रदाय का उदय हुआ। ये नवीन संप्रदाय में इंद्रजालिक शक्तियों को प्राप्त करना अपना उद्देश्य बनाया। इस शक्ति को वे वज्र कहते थे। अतएव बौद्ध धर्म के इस नवीन संप्रदाय का नाम वज्रयान पड़ा और इस संप्रदाय का प्रसार देश के पूर्वी भागों में अधिक था। असम, बिहार, बंगाल, नेपाल। असम में, बिहार में, बंगाल में, नेपाल में सिद्ध जो है बहुत कार्य करते थे। और इस संप्रदाय के 84 सिद्धों की सूची उपलब्ध है। आप प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आता है नेट के एग्जाम में कि सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84। और इनमें आदि सिद्ध सरहप्पा को स्वीकार किया गया। सिद्धों में सबसे पहला कौन था? सरहप्पा। यद्यपि विद्वानों में इस पर भी विवाद है कि सिद्धों में सरहप्पा, सबरप्पा, लुइपा, डोमिपा, कणप्पा, कुकुरिप्पा, इन सबके लास्ट में जो है पा लगता था। वास्तव में धर्म साधना का विकास बहुत कुछ सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। वज्रयान कालीन समाज विषमताओं से भरा हुआ था और उस समाज में सामंतों का वर्चस्व था। उच्च वर्ग के जो है वेद अध्ययन को ही शिक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता था। स्त्री और शूद्र इससे वंचित थे। तो तांत्रिक साधना में स्त्री और शूद्रों के लिए भी उपासना सुलभ थी। इसलिए तांत्रिक साधना का प्रसार मात्र बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं रह गया था, उसका प्रचार जैन धर्म और हिंदू धर्म में भी हुआ। तांत्रिक साधना ने जो है समाज में व्यापक जनसमूह के ज्ञान एक दूसरी परंपरा से जोड़ दिया। और यह जो है परंपरा को अगर हम देखते हैं तो वस्तुतः अनुभव की परंपरा थी, जिसमें पोथी के ज्ञान को अधूरा माना गया। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच तांत्रिक साधना के आदान प्रदान तथा अनिवार्य परिणाम बौद्ध धर्म के ह्रास के रूप में दिखाई पड़ता है। और ये ह्रास की प्रक्रिया वज्रयान के उदय के साथ ही शुरू होती है। तांत्रिक पद्धति ने हिंदू और बौद्ध धर्म के भेद कम कर दिए। शक्तिपीठ हिंदू और बौद्ध के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान हो गए। इस प्रकार बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के बीच अंतर समाप्त होता है। बौद्ध धर्म सिद्ध साहित्य कैसा है? देखो, सिद्धों ने बौद्ध परंपरा में चली आती हुई निर्वाण भावना का तिरस्कार और महासुख की अनुभूति को प्रमुखता प्रदान। बौद्ध धर्म में निर्वाण के 3 अव्यय ठहराए गए हैं: शून्य, विज्ञान और महासुख। तो वज्रयान में निर्वाण की का स्वरूप ही सहवास सुख के समान बताया गया है।
इसलिए सिद्धों के साहित्य में प्रणय के प्रसंग अधिक हैं। हो सकता है सिद्धों के इस प्रणय का गहन आध्यात्मिक अर्थ हो, लेकिन जिन उन्होंने जिस लौकिक शब्दावली में व्यक्त किया है, वह भी साहित्य के लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। कणहप्पा में डोम्बी गीत में डोम्बी के प्रति कपाली का प्रेम निवेदन बहुत ही संवेदनशील है। कणहप्पा जब डोम्बी नारी का चित्रण करते हैं, उसमें लोक जीवन की डोम्बी नारी का यथार्थ जो है चित्र उपस्थित हो जाता है। ये डोम्बी अन्य डोम्बी नारियों की भांति नगर के बाहर कुटिया में रहती है। वह नृत्य में कुशल है। वह नौका पर चढ़कर नदी पार कर नगर के हाट में अपना सामान बेचने जाती है। वह तंत्री मालाएं हाथ की बुनी हुई टोकरियां बेचती है। तो रूढ़िवादी मानसिकता का खंडन देखने को मिलता है। सिद्धों के साहित्य में दूसरी प्रवृत्ति क्या है? खंडन की प्रवृत्ति। जैसे सरहप्पा मिट्टी पानी और कुश लेकर संकल्प करने वाले, घर में बैठकर अग्नि होम करने वाले, होम के कड़वे धुएं को आंख से कष्ट देने वालों की हंसी उड़ाते हैं। गणहप्पा भी यही चर्चा करते हैं। रूढ़िवादी मानसिकता, उनका कथन है कि आगम वेव पुराणी पंडी मान वहंती पक्क सिरी पले अलिय जी में बाहरी अभियंती। अर्थात पंडित लोग आगम वेद और पुराण पढ़कर मान करते हैं, पर तत्व की बात समझने का प्रयत्न नहीं करते। ये उसी प्रकार का प्रयत्न है जैसे पके बेल के चारों ओर भौरा चक्कर लगाता रहता है। तो सिद्धों का विद्रोह और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ? आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि इस प्रकार अपभ्रंश या प्राकृतभास हिंदी में रचना होने का पता हमें विक्रम की 7वीं शताब्दी से मिलता है। उस काल की रचना के नमूने जो है बौद्धों के वज्रयान शाखा के सिद्धों की कृतियों के बीच मिलते हैं। आचार्य शुक्ल बौद्ध सिद्ध और रचनाओं के हिंदी भाषा का प्रारंभ मानते हैं। तो हम देखते हैं कि इनके साहित्य में, सिद्धों के साहित्य में अभिव्यंजना कैसी है। सिद्धों की काव्यानुभूति को समझने के बाद उनकी भाषा को भी समझना अनिवार्य होगा। सिद्धों ने अपनी दार्शनिक अनुभूति को अभिव्यंजित करने के लिए प्रतीक भाषा का प्रयोग किया है। उस प्रतीक विशेष को समझे बिना हम उसकी दार्शनिक अनुभूति को समझ ही नहीं सकते। तो हम देखते हैं सिद्ध साहित्य इस तरह था। तो अब नाथ साहित्य कैसा है? नाथ पंथ के साधकों ने अपने को योगी कहकर संबोधित किया। योगी के विषय में एक कहावत है कि रमता जोगी बहता पानी। मतलब ये कि इनकी दिशा क्या होगी इसका कुछ भी ठिकाना नहीं है। नाथ पंथ के रमते हुए जोगी और बहते हुए पानी की दिशा कोई नहीं बता सकता। नाथ पंथ के साहित्य के संबंध में इसी युक्ति को प्रस्तावित किया जा सकता है। नाथ पंथी साहित्य प्रामाणिकता की दृष्टि से संदिग्ध है। नाथ पंथ का उद्भव किस प्रकार से हुआ, इस विद्वानों में मतभेद है। नाथ पंथ के संबंध में यहाँ इतना ही समझना चाहिए कि नाथों का सिद्धों से गहरा संबंध था। सिद्धों की जो सूची मिलती है उसमें से कई का संबंध नाथ परंपरा से भी था। नाथ परंपरा में मत्स्येंद्र नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। हाँ? याद रखना, तिब्बत के ग्रंथों में भी सिद्ध जालंधर नाथ ही कहे गए हैं। आचार्य शुक्ल का विचार है कि जलंधर ने ही सिद्धों की अपनी परंपरा अलग की और पंजाब की ओर चली गई। जलंधर के शिष्य जो है मत्स्येंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ या मच्छंदर के शिष्य गोरखनाथ या गोरक्षनाथ थे। गोरखनाथ संप्रदाय के विशेष प्रवर्तक थे। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे कहने से गोरखनाथ याद रखना। हाँ, गोरखनाथ अपने युग के एक महान धर्म नेता थे। इनकी संगठन की शक्ति अपूर्व थी। गोरखनाथ के रचना काल के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। राहुल संकृत्यायन 10वीं शताब्दी बताते हैं, तो शुक्ल जी 12वीं शताब्दी, हजारी प्रसाद द्विवेदी 10वीं शताब्दी। और इसी जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 मानी जाती है।
इन 9 नाथों में नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमानाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन नाम गिनाया जाता है। तो सिद्ध और नाथ में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? कई तात्विक समता भी है, विषमता भी है। तांत्रिक साधना की व्यापक स्वीकृति नाथों के साहित्य में भी प्राप्त होती है, परंतु नाथों ने साधना में योग क्रिया को ही अपना आधार बनाया। नाथों का सिद्धों से विरोध वाम मार्गी साधना को लेकर हुआ था। वाम मार्गी साधना में लोकाचार से अलग हटकर सिद्धों ने मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन की साधना में प्रमुखता दी। सिद्धों की साधना से ये अनिवार्य अंग थे। नाथों ने लोक जीवन में सुचिता, अहिंसा, आचरण की पवित्रता जैसे श्रेष्ठ मानवीय मनोभावों को प्रधानता देना अपने पंथ का लक्ष्य रखा। और नाथ पंथ की सांस्कृतिक विशेषता ऐसी थी कि किस तरह से समस्त देश में सिद्धों का प्रभाव पूर्व क्षेत्र उत्तर पूर्व था, तो नाथों का प्रभाव पूरे देश में व्याप्त था। पश्चिमी भारत से नाथों का विशेष संबंध था। नाथ पंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसका स्थानीय संस्कृति के साथ संवाद होता था। नाथ पंथ में मिश्र होती थी सांस्कृतिक प्रक्रिया को और कहीं अधिक तीव्रता प्रदान की। तो नाथ साहित्य के मुख्य रचनाकारों में गोरखनाथ, चौरंगीनाथ ये सब थे। नाथ साहित्य की अप्रामाणिकता का कारण भी है कुछ कि नाथपंथी साहित्य रचने के उद्देश्य से लेखन नहीं कर रहे थे। वे अपनी संवेदना और अनुभव को लोगों से साझा कर रहे थे। उसके लिए उन्होंने पुस्तक लिखने की आवश्यकता को महसूस नहीं किया। उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी वाणी साहित्य बनकर लोगों के मुख के माध्यम से बहुत दिनों तक जीती रही और इस प्रक्रिया में नाथों की वाणी की भाषा बदल गई। तो इसके बाद हम जैन साहित्य की चर्चा करते हैं। जैन साहित्य अधिकांश रचनाएं अपभ्रंश में लिखी गई, लेकिन वह हिंदी साहित्य से अलग नहीं है। जैन अपभ्रंश साहित्य का व्यापक प्रभाव परवर्ती हिंदी साहित्य में देखने को मिलता है। जैन साहित्य के महत्व की दूसरी बात उसकी प्रामाणिकता को लेकर है। आदिकाल में जितने भी प्रकार के साहित्य मिलते हैं ना, लगभग सभी प्रकार के साहित्य में प्रामाणिकता का प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जैन साहित्य में बस नहीं है, जैन साहित्य अपवाद है। जैन साहित्य का परिरक्षण धर्म संप्रदाय के आश्रय में हुआ था, इसलिए उस साहित्य का लिखित रूप अपरिवर्तित रूप से जैन मठ में पुस्तकालय में सुरक्षित रहा। जैन साहित्य में आदिकाल की भाषा और सामाजिक गति का महत्वपूर्ण तथ्य छिपा हुआ है, इसलिए जैन साहित्य का अध्ययन अनिवार्य है। उसे मात्र धार्मिक साहित्य कहकर हिंदी साहित्य से खारिज नहीं किया जा सकता। वास्तव में धर्म किसी साहित्य को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता। यदि ऐसा संभव होता है तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग नहीं कहा जाता। जैन साहित्य के धार्मिक ग्रंथों में यह तलाश करने की आवश्यकता है कि उसमें मानवीय अनुभूतियों का कितना गहरा स्पर्श है, उसमें सामाजिक बोध और मानवीय गरिमा का महत्व किस तरह से प्रस्तावित हुआ है। साहित्य के ऊपर की धार्मिक परत हटाने के बाद यदि जैन साहित्य का अवलोकन किया जाए तो उसमें जीवन का अद्भुत सौंदर्य देखने को मिलता है। उसमें हमारे सामाजिक जीवन की मूल्यवान मर्यादा की पहचान की जा सकती है। तो जैन साहित्य में भी कई प्रकार के थे। जैन साहित्य में जैसे पौराणिक चरित काव्य लिखा गया, उसके बाद मुक्तक काव्य लिखे गए, रहस्यात्मक काव्य लिखे गए, रास साहित्य लिखा गया। जैन साहित्य में जैन रचनाकारों ने व्याकरणिक ग्रंथ भी जो है लिखे। तो सिद्धनाथ और जैन साहित्य के बाद परवर्ती हिंदी के विकास में इनका क्या योगदान रहा है? सिद्धनाथ और जैन साहित्य का परवर्ती हिंदी के विकास में क्या योगदान रहा है, हम देखते हैं। तो हिंदी की प्रारंभिक संवेदना का विकास साहित्य सिद्धनाथ जैन साहित्य की विद्रोही चेतना से ही माना जा सकता है।
तो इस धारा के संबंध रचनाकार एक खास वर्ग के सामाजिक वर्चस्व के खिलाफ खड़े हुए थे। उनकी इसी चेतना के कारण उनके साहित्य की संवेदना और अभिव्यंजना का तेवर बदला हुआ मालूम पड़ता है। तो भक्ति काल के तो बड़े बड़े कवियों के माध्यम से हम परवर्ती हिंदी में सिद्ध नाथ और जैन साहित्य के प्रभाव का तुलनात्मक रूप से हम देख सकते हैं। कबीर की परंपरा विद्रोह की परंपरा थी। उन्होंने सिद्धों और नाथों के से केवल दर्शन को ही ग्रहण नहीं किया था, जैसे बीचक, साखी, सब, रमेनी, ये भी उनके ऋणी है। तुलसीदास ने जिस गढ़बक शैली में रामचरितमानस की रचना की, वो जैन अपभ्रंश साहित्य का अपना आविष्कार था। सूरदास राग के आधार पर जो छंद लिखते हैं, उनकी शुरुआत सिद्धों की रचनाओं में देखी जा सकती है। जिस छंद और लय को सिद्धों, नाथों, जैनों ने संघर्ष से प्राप्त किया था, वो हिंदी भाषा में सहज ही उपलब्ध नहीं है। तो हर युग का अपना छंद और अपना लय विधान होता है, उसे समकालीन जीवन में और समाज रचता है। सिद्ध, नाथ और जैन रचनाकारों ने अपने अनुभवों को हिंदी के लिए संभव बनाया, इसमें शक नहीं है। दोहा छंद की खोज हो अथवा चरित काव्य की परंपरा का विकास, सिद्ध, नाथ और जैन की साहित्यिक परंपरा अलग हटकर हम हिंदी की विकास की कल्पना नहीं कर सकते। तो अभी जो हम पढ़े, आपको पता चल गया होगा कि हिंदी साहित्य का आरंभिक काल में हिंदी साहित्य में सामाजिक विद्रोह की परंपरा, किस तरह से नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य के बारे में आप समझ सकते हैं। तो इससे संबंधित जो प्रश्न आते हैं, कई बार क्या आता है कि सिद्ध साहित्य की चर्चा कीजिए, 10 मार्क वाला आएगा। सिद्ध, नाथ, जैन तीनों में से कोई टिप्पणी लिखिए बोलने से 10 मार्क वाला आएगा। और ऐसा आएगा कि सिद्ध, नाथ और में अंतर स्पष्ट करते हुए नाथ साहित्य की चर्चा कीजिए, तो 20 मार्क वाले क्वेश्चन आपको ये आ सकता है, इसमें से क्वेश्चन आएगा। तो और एक यूनिट अंतिम रह गया है इस खंड का, उसको पढ़ लेते हैं। रासो साहित्य एवं लौकिक साहित्य। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, अपना एनरोलमेंट नंबर कृपया मैसेज बॉक्स में डाल दें, जिससे आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, कई स्टूडेंट्स ने डाल दिया है। मधुस्मिता नायक, राक्षी प्रधान, रीजा विश्वास, ओम उज्ज्वल अवस्थी, प्राची प्रभा महाकुर, शर्मिला साहू, शुभश्री नायक, सीमा कुमारी, अंकिता पटेल। धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। आगे की कक्षा जारी रखते हैं। यूनिट 4 लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य यानी जैसे हम अभी पहले सिद्धनाथ जैन साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त किए, अब हम लौकिक साहित्य के बारे में जानेंगे। लौकिक साहित्य, रासो साहित्य और लौकिक साहित्य की रचना एक विशेष प्रकार की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के बीच हुई थी। सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ने किस प्रकार से साहित्य को प्रभावित किया, इस मुद्दों पर हम चर्चा की। रासो साहित्य प्रमाणिक है या अप्रमाणिक, कितने रूपों में प्रमाणिक है और कितना अप्रमाणिक है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो है रासो साहित्य की प्रमाणिकता पर जो है संदेह किया जाता है। रासो साहित्य की प्रमाणिकता और अप्रमाणिकता पर विचार करने से पहले रासो ग्रंथ पर विचार करना। आचार्य शुक्ल ने जो रासो ग्रंथ की चर्चा की है, विजयपाल रासो, हम्बीर रासो, खुमान रासो, विसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो, इन प्रमुख ग्रंथों की रचना रासो साहित्य के अंतर्गत की जाती है। विजयपाल रासो के रचयिता नल्ल सिंह भाट थे और इस काव्य में राजा पंग और विजयपाल के बीच युद्ध का वर्णन है। मिश्र बंधुओं ने इस काव्य कृति का रचना काल 14वीं सदी माना है।
काव्य कृति की भाषा शैली पर विचार करने पर ये पता चलता है कि ये रचना प्रामाणिक रूप में उपलब्ध नहीं है। हम्मीर रासो शारंगधर कवि की कृति बताई जाती है, परंतु इस ग्रंथ की सूचना मात्र ही उपलब्ध है। प्राकृतिक पेंडुलम के कुछ छंदों के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस कृति को अस्तित्व को स्वीकार किया है। हमीर रासो की कोई भी प्रति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। खुमान रासो की एक अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है। उसमें खुमान से लेकर महाराणा प्रताप सिंह तक का वर्णन मिलता है। खुमान रासो मूल रूप से 9वीं और 10वीं शताब्दी की रचना है, परंतु जो काव्य प्राप्त हुई है वो 17वीं शताब्दी की रचना मालूम पड़ती है। बिसलदेव रासो की रचयिता नरपति नाल थे। बिसलदेव रासो यद्यपि माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हो चुकी है, परंतु इस ग्रंथ के रचनाकार के विषय में मतभेद बना हुआ है। कुछ लोग इस कृति का रचना काल 13वीं शताब्दी मानते हैं, तो कुछ 16वीं शताब्दी। चंदबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में विवाद है। सबसे बड़ी कठिनाई क्या है? पृथ्वीराज रासो के विभिन्न संस्करणों के बीच उसके प्रामाणिक और मूल पाठ की कल जो है तय करना, क्योंकि प्रामाणिक कौन सा है, मूल कौन सा है। क्योंकि माता प्रसाद गुप्त ने बृहत्तम, बृहत, लघु और लघुत्तम पाठों से लघुत्तम पाठ को पृथ्वीराज रासो का मूल रूप बताया, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अनुमान लगाया कि चंद कवि ने रासो की रचना सुख सुखी के संवाद के रूप में की होगी। और पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता को लेकर विद्वानों में 3 वर्ग बनाए गए। विद्वानों का प्रथम वर्ग, एक वर्ग तो जो है वो अप्रामाणिक मानता है, और इस वर्ग के विद्वान में है डॉक्टर बुलर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कविराज श्यामदलिन तथा हीराचंद ओझा, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या, मिश्र बंधु, कर्नल टांड आदि विद्वानों ने नागरी प्रचारणी सभा द्वारा पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रामाणिक माना। एक वर्ग ये है, और एक तृतीय वर्ग ये है कि पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक रचना माना। एक तो प्रमाणिक, एक अप्रमाणिक, एक अर्ध प्रमाणिक। मुनि जिनविजय जो अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, सुनीति चटर्जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता की बहस हिंदी साहित्य में बहुत पुरानी है, क्योंकि ये रचना को आधार मानकर आदिकाल का विश्लेषण किया जाता है ना, इसीलिए इस ग्रंथ को कम से कम अर्ध प्रमाणिक मानना उचित प्रतीत होता है। साहित्य के प्रारंभिक रचनाकारों के संदर्भ में इस तरह के प्रश्न साहित्य के इतिहास में पैदा होते हैं, और इसका श्रेष्ठ उदाहरण ग्रीक साहित्य में रचा गया इलियड और ओडिसी है। होमर रचित इस कृति जो है पश्चिम साहित्य का एक मुहावरा चल पड़ा, होमरिक प्रॉब्लम, कभी न सुलझने वाली थी। हाँ, तो साहित्य के इतिहास में काव्य कृति और प्रामाणिकता को लेकर चलने वाले विवाद के साथ साथ उस काव्य कृति के आलोचनात्मक विश्लेषण का भी महत्व है। यह आलोचनात्मक विश्लेषण ही हमारे इतिहास की दृष्टि को तय करता है। रासो काव्य की पृष्ठभूमि क्या है? रासो काव्य की पृष्ठभूमि वीरगाथात्मक कृतियों से हुई है। आदिकालीन काव्य में अगर हम देखें, रासो साहित्य को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो रासो की रचना चारणों द्वारा की गई थी। चारणों का साहित्य में आगमन सामंतवादी व्यवस्था में समानांतर होता है। सामंतों की प्रशस्ति गान के लिए चारणों की आवश्यकता हुई। प्रशस्ति गान में चारण अधिकतर आश्रयदाता सामंतों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करते थे। प्रशस्ति गान की विषय वस्तु बहुत ही सीमित थी। तो सामंतों के जीवन में 2 बातों की प्रधानता थी, युद्ध और प्रेम। इसलिए चारणों के साहित्य में भी इन्हीं 2 विषय की प्रमुखता मिलती है। किसी राजा को रूपवती कन्या का संवाद पाकर किसी दूसरे राजा का चढ़ाई करना तथा कन्या का हरण कर लेना वीरों के लिए गौरव और अभिमान का विषय था। तो पृथ्वीराज रासो और बिसलदेव रासो में इस प्रकार के कई प्रसंग आए। राजनीतिक कारणों से हुए युद्ध के स्थान पर चारणों के काव्य में रूपवती स्त्री को ही युद्ध का कारण परिकल्पित किया है। तो रासो साहित्य में आप क्या याद करना है? उसमें स्मरणीय बिंदु ये है कि एक वीर गाथात्मक साहित्य कहते हैं इसे। इस साहित्य में वीरता का जो वर्णन मिलता है ना, वो कहीं देखने को नहीं। फिर हम देखते हैं कि इसमें रूढ़ियां प्रचलित है। कई कथानक
रूढ़ियां प्रचलित है। जीवन और समाज का संश्लिष्ट अर्थ स्तर छिपा होता है, जिसे अनदेखा करके आदिकाल के काव्य के मर्म तक नहीं पहुंचा जा सकता। तो रासो साहित्य की कथात्मक संरचना कैसी है? रासो साहित्य का ढांचा मुख्य रूप से प्रबंधात्मक है। प्रबंधात्मक है और इस दौर में मुक्तक रचनाएं भी हुई, परंतु वे मुख्य धारा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कथानक के धारावाहिक विकास के कारण काव्य में प्रबंध का विकास विशेष रूप से होता है। कथानक का कभी-कभी कई युगों तक विकास होता रहता है और यही कारण है कि आदिकाल की प्रबंध कृतियों का किसी एक कवि की रचना होने पर भी संदेह अभिव्यक्त किया जाता है। पृथ्वीराज रासो के विषय में ये प्रचलित है कि कवि चंद अपने पुत्र जल्हण के हाथों काव्य कृति को पूरा करने का भार सौंपकर गजनी चला गया। इस प्रकार जो है आदिकाल में रचे गए प्रबंध काव्य का ढांचा लगातार बदलता जाता है, नए-नए प्रसंगों की उद्भावना होती रही है। तो रासो साहित्य में वीर गीत प्रचलित है। रासो काव्य में 2 रूप मिलता है, प्रबंध काव्य और वीर गीत गीत के रूप में काव्य। प्रबंध काव्य की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, अब वीर गीत मौखिक और लिखित दोनों रूपों में प्राप्त होते हैं। मौखिक रूप से परमाल रासो तथा लिखित रूप से बिसल देव रासो जैसी रचनाएं मिलती हैं। विसल देव रासो में श्रृंगारिक मनोभाव का वर्णन है। तो इस काव्य कृति में भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बिसल देव तृतीय के विवाह, वियोग एवं पुनर्मिलन की कथा को सरस शैली में प्रस्तुत किया है। बिसल देव रासो संदेश रासक की तरह संदेश परंपरा का काव्य है। तो इस तरह से जो है रासो काव्य में अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा अभिव्यक्ति कौशल का प्राथमिक उपादान है और भाषा में ही काव्य की रचना होती है। आदिकालीन साहित्य के रासो काव्य में भाषा के मानक रूप का परिचय नहीं मिलता है। भाषा के इस मानक रूप के विकास को अवरुद्ध करने में सामंती व्यवस्था की बहुत बड़ी भूमिका है। रासो काव्य वीरगाथात्मक काव्य है। वस्तुतः रासो काव्य में मुख्यतः 2 प्रकार की भाषा प्रचलित होती थी। याद रखना रासो काव्य की भाषा क्या है? डिंगल और पिंगल। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा जो कि साहित्यिक रूप था, वह थी डिंगल। डिंगल भाषा कौन सी 2 भाषाओं की मिली? राजस्थानी भाषा और अपभ्रंश। और डिंगल भाषा को कई विद्वान गंवारों की भाषा भी कहते हैं। वस्तुतः डिंगल भाषा में कर्कश वर्णों का प्रचुर प्रयोग होता है और डिंगल भाषा की जो है ध्वन्यात्मकता से युद्ध के वातावरण का सजीव चित्र उपस्थित किया जा सकता है। इसलिए इस भाषा का व्यापक प्रसार रासो साहित्य में देखने को मिलता है। युद्ध वर्णन की भाषा डिंगल भाषा ही थी। पृथ्वीराज रासो में भी जो है युद्ध के वर्णन डिंगल भाषा में ही प्रयोग किया है और बिसल देव रासो में ये सूचना मिलती है कि मध्य देश की भाषाओं में जो है भाषाओं का सहयोग है पिंगल भाषा। बिसल देव रासो मध्य देश की प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ ब्रज भाषा या मध्य देश की भाषा के आश्रय से लेकर स्वीकृत हो चुकी थी, इसलिए उसको पिंगल भाषा, डिंगल और पिंगल भाषा, ठीक है? ये राष्ट्र साहित्य में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। डिंगल यानी राजस्थानी प्लस अपभ्रंश और पिंगल यानी ब्रज प्लस जो है ये मध्य देशीय भाषा। तो प्रत्येक साहित्यिक कालखंड में अपना स्वच्छंद छंद रहता था, तो छंद निर्माण युग द्वारा होता था, इसलिए युग बदलने के साथ-साथ छंद भी परिवर्तित हो जाते थे। तो इस समय के जो छंद थे, 1 मिनट हाँ।
तो लौकिक साहित्य में हम देखते हैं कि किस तरह से आदिकालीन साहित्य में धार्मिक साहित्य और चरणों की प्रशस्तिपरक रचनाओं से भिन्न दूसरे प्रकार के साहित्य को लोकधारा भी प्रभावशील थी। तो हिंदी साहित्य में आदिकाल से आदिकाल से अगर हम देखते हैं तो मुल्तान, राजस्थान, दिल्ली, अवध, मिथिला से लौकिक साहित्य प्राप्त हुआ। संदेश रासक का कवि अद्धमान अब्दुल रहमान मुल्तान का था। ढोला मारूरा दोहा की रचना जो है राजस्थान में हुई। अमीर खुसरो दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के लौकिक साहित्य रचे गए। संदेश रासक जो है रचना 12वीं-13वीं शताब्दी के मूल स्थान जो है मुल्तान के आसपास हुई। संदेश रासक की रचना अपभ्रंश भाषा में हुई थी, परंतु अपभ्रंश भाषा बोलचाल के अधीन स्थित थी। तो इसी तरह संदेश रासक में मंगलाचरण, आत्मपरिचय ग्रंथ लिखने का औचित्य, षड ऋतु वर्णन तथा रूप वर्णन जैसी शास्त्रीय रूढ़ियों की कमी नहीं है, फिर भी उसमें नारी की करुणा का संदेश मार्मिक है। तो इस तरह से विद्यापति कवि के बारे में हम जानते हैं। लौकिक कवि विद्यापति इंपॉर्टेंट है, विद्यापति के बारे में भी आता है क्वेश्चन। हाँ, विद्यापति का रचना काल 14वीं शताब्दी है और उस काल की देश भाषा को अपभ्रंश में मिलाकर रचने की प्रवृत्ति प्रचलित थी। विद्यापति ने भी इन रूढ़ियों का पालन किया, परंतु उनके काव्य में देश भाषा का स्वतंत्र विकास भी देखने को मिलता है। अपभ्रंश मिश्रित लोक भाषा जिसे विद्यापति ने अवहट कहा है तथा मिथिलांचल प्रदेश में प्रचलित लोक भाषा मिथिला, दोनों ही भाषाओं में विद्यापति की रचना की। हाँ, विद्यापति मैथिली कोकिल बोलकर इन्हें कहा जाता है, अर्थात देसी भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश मैं कहता हूँ, विद्यापति दो भाषाओं को लेकर स्वीकार करते हुए भी देश भाषा को प्रमुख मानते हैं। यहाँ ये भी ध्यान देने की बात है कि कौन सी जरूरत है जिसके कारण विद्यापति को अबहट की में रचना करनी पड़ रही थी। वस्तुतः राज दरबार के अभिजात्य के बीच अपभ्रंश भाषा का प्रचलन था और विद्यापति राज्याश्रय में रचना कर रहे थे। कीर्ति सिंह के दरबार में रहते थे, अतः उन्हें विवशतावश दरबार की भाषा में रचना करना पड़ा। उन्हें कीर्तिलता, कीर्ति पताका उनकी इसी विवशता का प्रतिफल है। तो विद्यापति की भाषा में लोक अनुभूति और लोक अनुभव का आधार इतना गहरा था कि उससे उनकी अबहट रचनाएं भी प्रभावित हुई। तो इन्हें मैथिली कोकिल बोलकर कहा जाता था। विद्यापति के सामने कविता की दो धाराएं थी, एक तो मैथिली की, दूसरी अबहट की। विद्यापति ने दोनों प्रकार के भाषाओं को मिलाकर एक नई शैलियों की उद्भावना की। आश्रयदाताओं की प्रशंसा के बावजूद मैथिली कोकिल ने लोक अनुभूति के मर्म से अपनी कविता को रचा। मिथिला का कोई भी पर्व, त्योहार, विवाह, अन्य लोकोत्सव मैथिली कोकिल के गीत के बिना अधूरा माना जाता है। लोक संवेदना में इतने गहरे स्तर तक हिंदी में किसी दूसरे कवि के पेट नहीं मिलती। इसी अर्थ में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उन्हें मध्यकालीन नवजागरण का अग्रदूत माना। विद्यापति के विषय में प्रश्न उठाया जाता है कि वे भक्त थे अथवा श्रृंगारी। तो इस विवाद को उनकी कविता के आधार पर ही हम विवेचन करेंगे, क्योंकि विद्यापति के काव्य में मानवीय सौंदर्य का गहरा रंग है। उनके द्वारा रचे गए सौंदर्य के चित्र सघन है। राधा कृष्ण के साथ शिव पार्वती भी विद्यापति ने मानवीय बनाकर प्रस्तुत किया है। तो विद्यापति के श्रृंगार वर्णन भी बहुत विशेषता है। उसमें श्रृंगार में हम देखते हैं कि सामंती श्रृंगार के सौंदर्य का उपभोग पक्ष से अलग है। श्रृंगारिक मनोभाव में लोक जीवन की सहजता है। उनके काव्य में किशोर और किशोरियों के प्रेम का सहज आकर्षण है। इसके अलावा और एक कवि हुए लौकिक कवि अमीर खुसरो, बहुमुखी प्रतिभा के धनी अमीर खुसरो। उन्होंने विविध विधाओं में निपुणता हासिल की। इतिहास, कविता, संगीत आदि विविध विषय पर उन्होंने लेखनी चलाई और कई भाषाओं के जानकार थे। फारसी, उर्दू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली समान अधिकार था। बहुत ही मिलनसार, खुशमिजाज स्वभाव के थे। उन्होंने जनता में प्रचलित पद्य, पहेली, मुकरियां इनको अपनाया। उन्होंने दोहों तथा पहेलियों की एक खास प्रकार की तुकबंदी की। कहीं कहीं तो फारसी भाषा और ब्रज भाषा के संगीतात्मक ध्वनि को एक साथ पिरो दिया। दो भिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के छंद को एक साथ मिलाने का कोई असाधारण, कोई दृष्टि संपन्न अध्येता ही कर सकता है। तो खुसरो के काव्य में सामान्य भारतीय मनुष्य की सहजता है।
इसके अलावा दक्षिणी हिंदी बहुत ही संक्षिप्त चर्चा करेंगे क्योंकि समय होता जा रहा है। और दक्षिणी हिंदी के संदर्भ में बहुत ही संक्षिप्त संभावना है क्योंकि उत्तरी भारत में खड़ी बोली की कविता की शुरुआत खुसरो की रचनाओं से मानी जाती है, परंतु दक्षिणी भारत में सूफी मत के प्रचार के साथ खड़ी बोली हिंदी के दक्षिणी रूप का विकास प्रारंभ होता है। दक्षिणी हिंदी का जो है विकास उर्दू के प्रभाव में हो रहा था। जिस प्रकार की भाषा में दक्षिण भारत में बनानेबाज शाह सिराजी सरबस रचना कर रहे थे, उसी प्रकार उत्तर भारत में अरबी लिपि में काव्य रचना प्रस्तुत किया जा रहा था। तो हमने देखा कि किस तरह से जो है साहित्य में प्रमुख प्रवृत्तियां थी, अलग अलग प्रवृत्तियां, अलग अलग भाषा। इससे अगर कुछ क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स वाला आएगा तो विद्यापति, अमीर खुसरो और रासो साहित्य। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो रासो साहित्य की पृष्ठभूमि, आदिकालीन लौकिक साहित्य पर जो है चर्चा कीजिए, ये आ सकता है। तो आज जो है मैंने पढ़ाया आप लोगों को एमएसडी 6 का 4 भाग मैंने आज कंप्लीट किया है। आप लोगों ने धैर्यपूर्ण सुना, इसीलिए इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर कल की भी कक्षा इसी समय लगेगी। आप समय पर जो है कल कक्षा से जुड़े, कुछ भी प्रश्न हो, संबंधित कुछ भी शंका हो, तो आप समाधान चाहते हैं तो कल जो है आप स्पष्ट रूप से कहें, और आपकी समस्या का जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी समस्या का समाधान करने की चेष्टा करूँगा। आप लोग बहुत समय तक जुड़े रहे। इसी बीच कुछ अगर डिस्टर्बेंस, कुछ समस्याएं आई हों तो आप साझा करें, जिसके कारण हम थोड़ा और कुछ इसमें अच्छा करने की कोशिश करें। राक्षी जी, श्रमिला जी, शुभश्री जी, लीजा, अंकिता, सुकांति, प्राची, सीमा, कुछ भी अगर डाउट है, जो पढ़ाया समझ में आया आप लोगों को? अंकिता जी, मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? क्लियर आ रही है? सुनाई दे रहा है? आप सभी शायद सर। ओडिशा से ही हैं। जी सर। हमारा स्टडी सेंटर पंचायत कॉलेज है, तो किसी तरह से आप लोगों को कुछ भी दुविधा हो, कुछ भी समस्या हो, आप लोग इग्नो की वेबसाइट से समाधान कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस तो अभी और 7 दिन और चलेंगी। आज पहली क्लास थी हिंदी साहित्य की, अगली क्लास भी जो है इसी तरह से चलेगी। कुछ भी आपकी समस्या है इस दौरान साझा करें, समाधान करने की कोशिश की जाएगी। अगली क्लास में कल फिर मिलेंगे हम, ठीक है? तो आज इतना ही रखता हूँ फिर, या फिर कुछ समस्या है तो बताइएगा। आप सभी ने एनरोलमेंट नंबर तो टाइप कर दिया है, दे दिया है आप लोगों ने, और अपने मित्रों से जिनको सूचना प्राप्त नहीं हुई है कक्षा की, उनको आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि कक्षा जो है समय से लग रही है। जहाँ तक हो सकेगा मैं समय से आपकी जो है सारी समस्याओं का समाधान, और किस तरह से आप परीक्षा में एक अच्छे अंक प्राप्त करो, अच्छी तरह से उत्तीर्ण हो, जहाँ तक मेरी कोशिश हो सकेगी मैं उतना करूँगा। तो आप लोग भी जो है सहयोग कीजिए हमारा, हम भी हमारे आपके साथ हैं। किसी तरह से पाठ्यक्रम संबंधी कुछ भी आपके विचार हैं तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ भी समस्याएं हैं उनका समाधान चाहते हैं, जहाँ तक होगा हम जो है उसकी जो है पुष्टि करेंगे। तो आप लोग आज जो पढ़ाया वो समझ में आया? तो आज जो पढ़ाया समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है सुनील जी, धन्यवाद। फिर रखता हूँ। हाँ, जी फिर सर। कल फिर कल क्लास करेंगे।